अक्सर जब हम किसी स्टार्टअप फाउंडर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? वही गुरुग्राम या बेंगलोर की कोई ऊंची सी बिल्डिंग। बिल्कुल, कोई कांच का बड़ा सा एयर कंडीशनड ऑफिस जहां कोई फाउंडर बैठकर कॉफी पी रहा है और मतलब करोड़ों की वीसी फंडिंग या अपने बर्न रेट पर ज्ञान दे रहा है। सही बात है, ये एक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल इमेज बन गई है। हाँ, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सफलता और इनोवेशन का रास्ता इन्हीं बड़े महानगरों के ट्रैफिक से ही होकर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर आज के इस गहन विश्लेषण में हम इस पूरी तस्वीर को ही पलट दें? मतलब महानगरों से बाहर निकलें? बिल्कुल। क्या हो अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप फाउंडर किसी कांच के केबिन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सांगली में एक खेत के बीच खड़ा हो? अरे वाह! और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये आज के भारत की एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। अगर हम हाल ही के सरकारी डेटा, मेरा मतलब है पीआईबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आता है। वो 2 लाख वाला आंकड़ा। हाँ, दिसंबर 2025 तक भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन असली कहानी इन 2 लाख स्टार्टअप्स के नंबर में नहीं है, बल्कि उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ज्यादातर? इनमें से लगभग 50%, यानी पूरे 1 लाख स्टार्टअप्स महानगरों से नहीं बल्कि टियर 2, टियर 3 शहरों और एकदम ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 50% कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। मतलब ये सिर्फ कोई फील गुड ट्रेंड नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। एकदम सही कह रही हैं आप। और आज हमारे पास इस विषय पर बात करने के लिए सोर्सेज का एक बहुत ही शानदार बंडल है। पीआईबी का डेटा तो है ही, साथ में योर स्टोरी और बजाज फिनसर्व के बेहतरीन आर्टिकल्स हैं। रश्मि बंसल की किताब टेक मी होम के कुछ बहुत ही गहरे रिव्यू हैं और कृषि क्षेत्र की कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं जो किसी भी टेक कंपनी को सीधे टक्कर दे सकती हैं। बहुत ही डाइवर्स सोर्सेज हैं। हाँ। तो आज हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे छोटे शहरों के लोग लोकेशन की बाधाओं को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं, वहां इनोवेशन असल में कैसे काम कर रहा है, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे उद्देश्य यानी पर्पस केवल मुनाफे से कहीं बड़ा बिजनेस ड्राइवर बन गया है। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और दिलचस्प पहलू मुझे लगता है वो है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। रिवर्स ब्रेन ड्रेन? हाँ, मतलब शहरों से वापस गांवों की तरफ। बिल्कुल। देखिए, दशकों तक हमने क्या देखा, छोटे शहरों और गांवों से टैलेंट निकलकर बड़े शहरों या विदेशों में जाता था। वहां जाकर लोग किसी बड़ी कॉर्पोरेट मशीन का हिस्सा बन जाते थे। वो टिपिकल 9 to 5 या उससे भी ज्यादा। हाँ, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स कभी कॉर्पोरेट दुनिया के ऊंचे पैकेजेस पर काम कर रहे थे, वे अब वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। और वे सिर्फ आराम करने नहीं जा रहे, वे वहां जाकर जमीनी स्तर पर $multi-million के बिजनेस खड़े कर रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारे कृषि क्षेत्र के डेटा में मिलता है। मतलब खेती को हमेशा एक संघर्ष या मजबूरी के तौर पर देखा गया है, लेकिन जब इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और इंजीनियरिंग का दिमाग लगता है ना, तो नतीजे कमाल के होते हैं। कोई खास केस स्टडी है आपके दिमाग में? हाँ, अनूप पाटिल की कहानी ले लीजिए। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आईटी सेक्टर में उनका 6.5 लाख रुपए का पैकेज था। अच्छा खासा पैकेज था। बिल्कुल। लेकिन वे उस वीकेंड लूप में फंस गए थे, जहां लोग मंडे टू फ्राइडे सिर्फ इसलिए गधों की तरह काम करते हैं ताकि वे वीकेंड पर आराम कर सकें। एक दिन उन्होंने इस लूप को तोड़ने का फैसला किया, अपनी नौकरी छोड़ी और महाराष्ट्र के सांगली में अपने गांव वापस चले गए। एक इंजीनियर का खेत में उतरना कोई आसान फैसला तो नहीं होता, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि अनूप ने पारंपरिक तरीके से खेती बिल्कुल नहीं की। तो उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने खेती को एक सप्लाई चेन और डेटा प्रॉब्लम की तरह देखा। आज वे अपनी 12 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें वो रंगीन शिमला मिर्च, गेंदे के फूल और मीठी मकई उगा रहे हैं। पॉली हाउस की वजह से वे मौसम की अनिश्चितता को काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, और शायद बाजार को भी। बिल्कुल, उन्होंने बाजार को पहले समझा। वे बीज बोने से पहले ही खरीदारों के साथ कीमत और मात्रा तय कर लेते हैं, जिसे बिजनेस की भाषा में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। अरे वाह! इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसकी बिक्री और प्रॉफिट मार्जिन लॉक हो जाता है। हाँ, एकदम लॉक। यही वजह है कि आज वे सालाना 20 से 25 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं, जो उनके उस पुराने आईटी पैकेज से कई गुना ज्यादा है। और अनूप अकेले नहीं है,
हमारे पास छत्तीसगढ़ की स्मृतिका चंद्राकर का भी एक शानदार उदाहरण है। स्मृतिका का सफर भी बहुत कुछ ऐसा ही रहा है। वे एक इंजीनियर हैं और उनके पास MBA की डिग्री भी है। वे भी एक बेहतरीन कॉर्पोरेट जॉब में सेटल थीं, लेकिन अपने पिता की बीमारी के कारण उन्हें वापस गांव आना पड़ा। मजबूरी में लौटना पड़ा। हाँ, लेकिन वहां उन्होंने 19 एकड़ जमीन की जिम्मेदारी संभाली। एक MBA प्रोफेशनल होने के नाते उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। मतलब उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान के लिए ऑनलाइन डेटा API का इस्तेमाल शुरू किया। खेतों में API का इस्तेमाल? बिल्कुल। सिंचाई और कीट नियंत्रण के लिए सटीक और आधुनिक तरीके लागू किए ताकि संसाधनों की बिल्कुल बर्बादी ना हो। और इस ऑप्टिमाइजेशन के नतीजों पर गौर कीजिए। आज उनका जो धरा कृषि फार्म है वो रोजाना, जरा ध्यान से सुनिए, रोजाना 12 टन टमाटर और 8 से 9 टन बैंगन का उत्पादन कर रहा है। रोजाना इतना बड़ा वॉल्यूम? हाँ, और उनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए को पार कर गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आसपास के 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। ये तो एक प्रॉपर कंपनी बन गई है। वही तो मैं सोच रही थी। अगर हम इन दोनों कहानियों की गहराई में जाएं, तो एक बात साफ है, ये पारंपरिक खेती है ही नहीं। मेरी नजर में ये बिल्कुल एक टेक स्टार्टअप चलाने जैसा है, जहां जमीन आपका सर्वर है और फसल आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आपकी ये उपमा एकदम सटीक है। और टेक स्टार्टअप की तरह ही ना, इनमें पिवट करने की गजब की क्षमता होती है। पिवट मतलब दिशा बदलना। हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर में अगर कोई फीचर फेल हो जाता है तो कंपनी तुरंत नया रास्ता अपनाती है। वैसे ही अनूप पाटिल ने भी किया। शुरुआत में उनके शिमला मिर्च के करीब 1000 पौधे किसी कारण से खराब हो गए थे। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान था। कोई भी आम किसान शायद निराश हो जाता, लेकिन अनूप ने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि उनकी जमीन के एक हिस्से में हमेशा पानी भर जाता है और वहां खेती नहीं हो सकती। उन्होंने तुरंत इंटरनेट खंगाला, रिसर्च की और उसी जल भराव वाली जमीन पर मछली पालन शुरू कर दिया। क्या बात है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या को ही एक नए रेवेन्यू स्ट्रीम में बदल दिया। बिल्कुल, इसे ही तो असली फाउंडर का माइंडसेट कहते हैं। लेकिन एक मिनट, इस बात की थोड़ी परतें और खोलते हैं। खेती और एग्रीटेक तो समझ में आता है, क्योंकि गांव में जमीन होती है। लेकिन बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट इशारा करती है कि जो लोग खेती से नहीं जुड़ना चाहते, उनके लिए भी ग्रामीण इलाकों में बड़े अवसर हैं। हाँ, खेती ही इकलौता विकल्प नहीं है। वही रिपोर्ट में वो जूट के बैग बनाने, पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग का व्यवसाय, पोल्ट्री फार्मिंग या फिर एक साधारण आटा चक्की और ट्यूशन सेंटर जैसे आइडियाज की बात करते हैं। देखिए, किसी गांव या छोटे शहर में व्यवसाय करने के कुछ बहुत तगड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब खर्चे कम होना। हाँ, महानगरों में किराया, मजदूरी और रखरखाव का खर्च ही किसी नए बिजनेस की कमर तोड़ देता है। गांवों में ये लागत बहुत कम होती है। दूसरा, आपको कच्चे माल तक बहुत आसान और सस्ती पहुंच मिलती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का भारी खर्च बचता है। और कंपटीशन का क्या? वही तो तीसरा पॉइंट है। वहां प्रतियोगिता या कंपटीशन लगभग ना के बराबर होता है। अगर आप किसी छोटे शहर में एक अच्छी क्वालिटी का बेकरी या पैकेजिंग बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आप बहुत तेजी से लोकल मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। देखिए, ये आइडियाज और स्ट्रैटेजीज सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, पेपर पे सब एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। मैं थोड़ा यहाँ सवाल उठाना चाहूंगी। पूछिए। क्या किसी छोटे से गांव में एक जूट पैक की फैक्ट्री लगाना या भारी मशीनरी खरीदना वाकई इतना आसान है? इसके लिए भारी फंडिंग की जरूरत होती है। पैसों का सवाल तो आएगा ही। वही ना, गुरुग्राम में बैठे स्टार्टअप्स तो वेंचर कैपिटलिस्ट से जाके पैसा ले आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के किसी गांव के युवा को मशीनरी के लिए 10 या 20 लाख रुपए कौन देगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है, और यहीं पर पूरा का पूरा गेम चेंज हो रहा है। PIB के डेटा का विश्लेषण करते समय जो सबसे अहम बात सामने आई ना, वो ये है कि सरकार ने इस फंडिंग गैप को भरने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है। अच्छा, कौन सी स्कीम्स है? अगर हम PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और एस्पायर यानी एस्पायर जैसी योजनाओं को देखें, तो ये सिर्फ नाम की सरकारी योजनाएं नहीं है। ये ग्रामीण उद्यमों को मशीनरी और सेटअप के लिए सीधे तौर पे सब्सिडी मुहैया करा रही हैं। मतलब शुरुआती पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद ग्रांट के रूप में दे रही है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी है, जिसका कॉर्पस लगभग 945 करोड़ रुपए का है। 945 करोड़, ये तो काफी बड़ा फंड है।
हाँ, और ये पैसा खास तौर पर उन छोटे स्टार्टअप्स के लिए है जो अभी सिर्फ आइडिया के स्तर पर हैं और जिन्हें अपने प्रोडक्ट का ट्रायल करने या मार्केट में एंट्री लेने के लिए शुरुआती फंड की जरूरत है। लेकिन जिस चीज ने ग्रामीण युवाओं की सबसे बड़ी मुश्किल हल की है वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम कैसे काम करती है जमीनी स्तर पर? जरा सोचिए, एक 22 साल की लड़की है जो गांव में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है। जब वो लोन के लिए बैंक जाती है तो बैंक सबसे पहले क्या मांगता है? जमीन के कागजात या गहने, यानी कोलैटरल। सही बात है। और एक युवा के पास ये सब कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। लेकिन इस योजना के तहत सरकार बैंक से कहती है कि आप इस युवा को बिना कोलैटरल के लोन दीजिए। अगर ये बिजनेस डिफॉल्ट करता है तो उसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। अरे वाह, ये तो रिस्क को पूरी तरह खत्म कर देता है। हाँ, इस एक स्कीम ने अब तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की गारंटी दी है। जब बैंक का जोखिम खत्म हो जाता है ना, तो जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। वाकई, अगर कोलैटरल की चिंता ना हो तो कोई भी युवा जोखिम ले सकता है। तो अब हमारे पास जमीनी हुनर है, तकनीक का एक्सेस है और फंडिंग का एक मजबूत रास्ता भी है। फाउंडेशन तो बन गया। लेकिन सिर्फ एक छोटा व्यवसाय शुरू करना और उसे एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड में बदलना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। यहाँ मुझे रश्मि बंसल की किताब टेक मी होम और यू स्टोरी के कुछ बहुत ही प्रेरणादायक आर्टिकल्स की याद आ रही है। MDPH वाली कहानी। बिल्कुल। अगर हम मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस यानी MDPH की बात करें तो उनकी कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। प्रकाश गरावाल का सफर ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे शहर का आम आदमी एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा कर सकता है। हाँ, सुनिए, बात 1992 की है। प्रकाश इंदौर में एक टेक्सटाइल की दुकान पर काम करते थे। उनकी माँ अक्सर उन्हें ताना मारती थी कि वो निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग के काम में कभी सफल नहीं हो सकते। माँ का ताना तो अक्सर बहुत चुभता है। हाँ, और ये बात प्रकाश जी के दिल पर लग गई। उन्होंने अपनी माँ की बात को गलत साबित करने की ठान ली। रिश्तेदारों से किसी तरह 5 लाख रुपए उधार लिए और अपने घर के एक छोटे से गैराज से अगरबत्ती बनाना शुरू किया। सिर्फ एक गैराज से? और आज उनके स्केल को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्या आप बता सकते हैं कि उस गैराज वाले बिजनेस का आज आकार क्या है? उनका तो शायद इंदौर में बहुत बड़ा प्लांट है ना? बहुत बड़ा। आज इंदौर में उनके पास 6.5 लाख वर्ग फुट की कच्ची अगरबत्ती निर्माण इकाई है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। 6.5 लाख वर्ग फुट, ये तो विशाल है ना? लेकिन मेरे लिए जो आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है वो उनका क्षेत्रफल नहीं है। उनके 2000 से ज्यादा कर्मचारियों में से 75% महिलाएं हैं। 75%? ये बहुत ही इंप्रेसिव है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगाई, बल्कि उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को, वहां की महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त कर दिया। यहाँ एक बात समझने वाली है कि उन्होंने 75% महिलाओं को ही काम पर क्यों रखा। छोटे शहरों में जो उद्यमी होते हैं ना, वे अक्सर अपने समुदाय के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। वे जमीन से जुड़े होते हैं। हाँ, वे जानते हैं कि अगर वे महिलाओं को रोजगार देंगे तो वो पैसा सीधे परिवारों के पोषण और बच्चों की शिक्षा में जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जो स्थिरता और बारीक ध्यान चाहिए होता है, वो उन्हें इस महिला वर्कफोर्स से बखूबी मिला। यानी ये सिर्फ सस्ता श्रम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्मार्ट और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। और जब हम छोटे शहरों के उद्यमियों की बात करते हैं ना, तो उनके भीतर जो जिद या ग्रिट होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। टेक मी होम किताब में कश्मीर की दिलाफरोज काजी का भी जिक्र है। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाँ, कश्मीर में इंजीनियरिंग कॉलेज वाली कहानी। हाँ, उन्होंने कश्मीर का पहला निजी इंजीनियरिंग कॉलेज SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोला। कोई भी सोच सकता है कि 90 के दशक में कश्मीर जैसे अशांत इलाके में ऐसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। वो दौर तो बहुत ही भयानक था। बिल्कुल। आतंकवादियों ने उनके कॉलेज पर 900 राउंड गोलियां चलाईं, यहाँ तक कि उनके परिवार का अपहरण तक कर लिया गया। बाप रे, ऐसे हालात में तो कोई भी इंसान अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाता। लेकिन दिलाफरोज ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वे वहीं डटी रहीं और अपना काम जारी रखा। देखिए, ये महज पैसा कमाने की चाह तो नहीं हो सकती। ये वो जिद है जो इन लोगों को कुछ भी सहने की ताकत देती है। सही कह रही हैं आप। और इस जिद के पीछे की जो फिलॉसफी है ना, वो मुझे टेक मी होम के एक और रिव्यू में मिली। कोयम्बटूर के एक उद्यमी है मुरुगन।
उनका नजरिया बहुत ही गहरा है। मुरुगन का वो आवारा कुत्तों वाला उदाहरण। सही। हाँ, हाँ, वही। मुरुगन ने सड़क के आवारा कुत्तों को देखा और एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी बात सीखी। उन्होंने देखा कि वे कुत्ते कैसे भी करके जिंदा रह लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिल्कुल। मुरुगन का तर्क था कि सर्वाइवल यानी जीवित रहना तो पूरी तरह से प्राकृतिक है। प्रकृति वो काम अपने आप करवा लेती है, इसलिए इंसानों को सिर्फ जिंदा रहने या रोजी रोटी कमाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब कुछ बड़ा सोचना चाहिए। हाँ, उनका मानना था कि अगर कुत्ते भी सरवाइव कर सकते हैं तो इंसानों को इससे कहीं आगे बढ़कर कुछ बड़ा, कुछ सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यही वो सोच है जो छोटे शहरों के उद्यमियों को महानगरों के स्टार्टअप से बहुत अलग करती है। वो कैसे? देखिए, महानगरों में अक्सर फोकस इस बात पर होता है कि अगला फंडिंग राउंड कब आएगा, हमारी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया है, या हम कंपनी बेचकर कैसे निकलेंगे, यानी हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। सब कुछ पैसे और एग्जिट के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, लेकिन टियर 2 और टियर 3 के इन उद्यमियों के लिए ये सिर्फ एक एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, ये उनके समुदाय के विकास का साधन है। उनका फोकस अपनी जमीन से जुड़े रहने और अपने ग्राहकों को असली वैल्यू देने पर होता है। और यही बात हमें आज की चर्चा के सबसे अहम और सच कहूं तो मेरे पसंदीदा हिस्से तक लाती है, मुनाफे से परे उद्देश्य संचालित व्यवसाय, यानी पर्पस ओवर प्रॉफिट। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। इन सभी कहानियों में एक चीज एकदम कॉमन है, ये लोग सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, इनके पीछे एक बड़ा मकसद है। हमारे पास क्लैरिसिस का एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है। हाँ, क्लैरिसिस का वो लेख एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देता है। वे कहते हैं कि मुनाफा किसी भी संगठन के लिए सांस लेने जैसा है। सांस लेने जैसा? जरा इस पर विचार करें। क्या हम सुबह बिस्तर से सिर्फ इसलिए उठते हैं ताकि हम सांस ले सकें? हमारा जीवन का लक्ष्य सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन सांस लिए बिना हम जिंदा भी तो नहीं रह सकते। यही तो बात है। किसी भी व्यवसाय को जिंदा रहने के लिए मुनाफा बहुत जरूरी है। मुनाफे के बिना कंपनी मर जाएगी। लेकिन उद्देश्य या पर्पस वो चीज है जो उस कंपनी को एक दिशा देती है। एक रीजन टू एग्जिस्ट। बिल्कुल। यह वह कारण है जो कर्मचारियों को सुबह काम पर आने के लिए प्रेरित करता है और कंपनी को लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। आर्टिकल में पैटागोनिया का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो क्लोथिंग ब्रांड? हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ कपड़े बेचना नहीं है। उनका मकसद अपने व्यवसाय के जरिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना है। उनका हर फैसला इसी उद्देश्य से होकर गुजरता है और मजेदार बात यह है कि यही उद्देश्य उन्हें भारी मुनाफा भी कमा कर देता है। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसी उद्देश्य वाली बात पर मुझे क्लैरिसिस के ही लेख से वोडाफोन के एम-पैसा की कहानी याद आ रही है। ये मेरे लिए सच में एक माइंड ब्लोइंग केस स्टडी थी। एम-पैसा वाली कहानी? वो केन्या का मोबाइल मनी? हाँ, बात 2006 की है। वोडाफोन के एक कर्मचारी ने केन्या में मोबाइल फोन के जरिए पैसे भेजने का एक आइडिया मैनेजमेंट के सामने रखा। अब मैनेजमेंट का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? मुझे लगता है उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया होगा। बिल्कुल। उनका तर्क था, हम एक टेलीकॉम कंपनी है, हमारा काम लोगों की बात कराना है, हम बैंकिंग के बिजनेस में नहीं है। एक टिपिकल कॉर्पोरेट रिएक्शन। जो काम हमारे डोमेन का नहीं है हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। एकदम वही हुआ। लेकिन वो कर्मचारी अड़ा रहा। उसने मैनेजमेंट के सामने कंपनी का ही उद्देश्य लाकर रख दिया। वोडाफोन का उस समय का मकसद था एक बेहतर भविष्य के लिए लोगों को जोड़ना। टू कनेक्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो उसने उस पर्पस को हथियार बनाया। हाँ, उस कर्मचारी ने मैनेजमेंट को समझाया कि केन्या में लाखों लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन उनके पास मोबाइल फोन है। अगर हम उन्हें आर्थिक रूप से जोड़ सकें तो हम असल में अपने उद्देश्य को ही तो पूरा कर रहे हैं। और वो उद्देश्य मैनेजमेंट की हिचकिचाहट पे भारी पड़ गया। हाँ, आखिरकार सन 2007 में